नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबी क्रिकेट डायरीज में। क्रिकेट के इतिहास में जब भी हम सबसे महत्वपूर्ण पारी या महान शख्सियत की बात करते हैं तो कई महान नाम हमारे जहन में उभरते हैं, जैसे WG ग्रेस, डॉन ब्रैडमैन, विव रिचर्ड, सचिन तेंदुलकर। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने अपने दौर में क्रिकेट को नए आयाम दिए। लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनका योगदान क्रिकेट के लिए शायद इन सारी महान खिलाड़ियों से कहीं ज़्यादा रहा है, और उन्होंने सिर्फ अपने बल्ले और गेंद से ही नहीं बल्कि अपने जुनून, संघर्ष और अटूट विश्वास से क्रिकेट के इस खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। तो बात हो रही है बेसिल डी ओलिवेरा की, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद से घिरे समाज में अपने क्रिकेट के सपने को न सिर्फ पंख दिए बल्कि दुनिया को दिखाया कि किस तरह संघर्ष और समर्पण के बल पर किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे बेसिल डी ओलिवेरा की कहानी, जो बिल्कुल सपनों जैसी कहानी लगती है, और कैसे वो क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की उपाधि डिजर्व करते हैं। तो बेसिल डी ओलिवेरा का जन्म केप टाउन में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था, और उनकी असली जन्म तिथि एक अनसुलझी पहेली है। आधिकारिक रूप से तो वो 4 अक्टूबर 1931 को पैदा हुए थे, लेकिन हम आगे इसका जिक्र करेंगे कि जब वो 1964 में वॉर्सेस्टरशायर की टीम में शामिल हुए तो उन्होंने दावा किया कि उनका जन्म 1934 में हुआ था, और फिर बाद में उन्होंने इसे 3 साल पीछे कर दिया। अपनी आत्मकथा में उन्होंने इसका संकेत भी दिया है कि वो वास्तव में उससे भी ज़्यादा बड़े थे, और उन्होंने अपनी उम्र में हेरफेर सिर्फ इसलिए किया था ताकि इंग्लैंड के चयनकर्ता उन्हें बहुत बूढ़ा ना समझे और उन्हें खेलने का मौका मिल सके। तो डी ओलिवेरा को बचपन से ही रंगभेद के चलते कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत क्रिकेट भी अलग अलग लीग्स में बटा हुआ था, और हालांकि उनके पिता लुइस खुद एक क्लब क्रिकेट टीम के कप्तान थे, फिर भी डी ओलिवेरा ने सारा क्रिकेट सिर्फ अपने बलबूते पर ही सीखा। मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने एक प्रिंटिंग फर्म में काम करना शुरू किया, और जो भी खाली समय मिलता उसे क्रिकेट खेलने में ही व्यतीत करते। 16 साल की उम्र में डी ओलिवेरा सेंट ऑगस्टिन क्लब से जुड़े, और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली से उनके पिता भी प्रभावित हो गए, और इसके बाद तो वो एक के बाद एक बेहतरीन स्कोर बनाते गए, और जब तक वे कप्तान बने इस क्लब के तब तक वो अश्वेत खिलाड़ियों के बीच एक दिग्गज बन चुके थे। तो उनकी जितनी भी अद्भुत उपलब्धियां थी इस बीच में, उन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया। एक बार की बात है, उन्होंने एक पारी में सिर्फ 70 मिनट में 225 रन बना दिए। आप सोच सकते हैं 70 मिनट यानी सिर्फ 1 घंटे से ज़्यादा के समय में 225 रन बनाना। और एक और मौके पर उन्होंने एक 8 गेंद वाले ओवर में, उस समय कई ओवर 6 गेंद के बजाय 8 गेंद के होते थे, तो 8 गेंद के ओवर में 46 रन बना दिए थे, जिससे आप उनकी आक्रामकता का पता लगा सकते हैं। तो अगले 10 सालों तक यानी 1959-60 तक उन्होंने लोकल मैचेस खेले अलग अलग जगहों पर दक्षिण अफ्रीका में, और इसमें लगभग उन्होंने 82 शतक जड़े, वो भी अक्सर खराब पिचों पर बैटिंग करते हुए। और यहाँ उनकी उपलब्धियाँ सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी बल्कि उन्होंने अपने साथियों को भी प्रेरित किया और उन्हें कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने की ताकत दी, क्योंकि भले उन्हें बहुत जगह भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उनकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प ने उन्हें कभी झुकने नहीं दिया। तो जैसे जैसे वो क्रिकेट में अपना नाम जमाते जा रहे थे, उसी बीच 1959 का साल था, और वेस्ट इंडीज़ के एक मशहूर पत्रकार और इतिहासकार CLR जेम्स ने वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के काफ़ी मशहूर खिलाड़ी फ्रैंक वॉरेल से रिक्वेस्ट करी कि वो दक्षिण अफ्रीका आए और अश्वेत टीम के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलें। तो जैसी उम्मीद थी, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद बहुत ज़्यादा था और राजनीतिक दबाव के चलते ये दौरा हुआ ही नहीं। तो इस घटना ने डी ओलिवेरा को यह एहसास दिला दिया कि उनके क्रिकेट सपने उनके देश में तो पूरे नहीं हो सकते थे, और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें अपने सपनों की तलाश के लिए किसी और रास्ते की ज़रूरत है। तो उन्होंने यह तय किया कि वो इंग्लैंड जाकर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए उन्होंने क्रिकेट इतिहास की सबसे महान हस्तियों में से एक और मेरे काफ़ी पसंदीदा राइटर जॉन एलॉट, जो इंग्लैंड के जाने माने पत्रकार, लेखक और कमेंटेटर थे, उनसे पत्र लेकर मदद मांगी। तो उन्होंने जो क्या लिखा था पत्र में, वो अपने आप में एक अलग कहानी है, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो जैसे ही पत्र ऑर्लॉट को मिला, उन्होंने डी ओलिवेरा के सपने को पूरा करने में जितना हो सकता था उतनी मदद करी, और उन्होंने जॉन के से संपर्क किया, जो इंग्लैंड के क्लब मिडलटन क्लब के लिए पहले खेला करते थे। तो जॉन के ने मिडलटन क्लब के लिए डी ओलिवेरा के लिए जगह बना दी कि वो आप इस क्लब से खेल सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने 450 पाउंड की पेशकश की, जो उस समय कोई इतनी बड़ी राशि तो नहीं थी, लेकिन डी ओलिवेरा के सपनों को पंख देने के लिए काफ़ी थी। लेकिन यहाँ अभी दिक्कत ये थी कि डी ओलिवेरा को दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड जाना भी था, और इसके लिए उनके पास हवाई जहाज का टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो यहाँ पर एक भारतीय पत्रकार बेनी बंसदा आ गया है, और उन्होंने चंदा इकट्ठा करने का अभियान शुरू किया, और उनके प्रयासों के चलते डी ओलिवेरा ये सफ़र कर पाए। अब जब डी ओलिवेरा इंग्लैंड पहुँचे तो ये यात्रा उनके लिए बिल्कुल आंखें खोलने वाली साबित हुई। वहाँ वो ये देखकर हैरान रह गए कि श्वेत लोग, गोरे लोग उन्हें रेस्टोरेंट में खाना सर्व कर रहे हैं, और इसके अलावा और भी कई ऐसे काम कर रहे हैं जो दक्षिण अफ्रीका में केवल अश्वेत लोग किया करते थे। यह उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था, जो रंगभेद के खिलाफ उनका संघर्ष को और अधिक महत्वपूर्ण बना गया।
उन्होंने देखा कि कैसे लोग समानता के साथ जीते हैं और बिना किसी भेदभाव के भी आप अच्छे से रह सकते हैं। इसके बाद जब उन्होंने खेलना शुरू किया मिडलटन क्लब के लिए, तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि एकदम से जब आप दक्षिण अफ्रीका के ख़राब पिचों से और अब इंग्लैंड में आप खेलने पहुंचे तो थोड़ा टाइम लगा उन्हें अपने आप को एडजस्ट करने में। लेकिन शुरुआती चुनौतियों के बाद उन्होंने तो सेंट्रल लंकाशायर लीग होती थी उसमें बिल्कुल तहलका मचा दिया था प्रदर्शन से। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वो उस लीग के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, जबकि उस लीग में गैरी सोबर्स जैसे लीजेंड भी खेल रहे थे। तो उस सत्र 1960 में उनका बल्लेबाजी का औसत लगभग 49 का था और गैरी सोबर्स से भी बेहतर था। और इसके साथ साथ उन्होंने लगभग 12 की, मैं यहाँ पर दोबारा बोल रहा हूँ कि 12 की गेंदबाजी के औसत की 71 विकेट लिए। लेकिन जहाँ सोबर्स उस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माने जाते थे, वहीं डोलिवेरा ने कायदे से अब तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी नहीं खेली थी और इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद 1962 में उन्होंने कई दिग्गजों के साथ पूर्वी अफ्रीका का दौरा किया और वहाँ नैरोबी में एक ऐसी पारी खेली जिससे वेस्ट इंडीज़ के लीजेंड एवर्टन विक्स भी काफ़ी प्रभावित हुए। अगले साल उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया लोकल मैचेस के लिए और वहाँ की उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों में भी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया। अब ये दौरे सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं थे, बल्कि उनके व्यक्तिगत विकास और दोस्ती के बारे में भी थे। इस बीच में डोलिवेरा ने टॉम ग्रेवेनी के साथ काफ़ी अच्छी मित्रता बनाई और अपने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद वाले माहौल से बिल्कुल अलग दुनिया में खुद को ढालना सीखा। अब इन्हीं टॉम ग्रेवेनी ने डोलिवेरा को वॉर्सेस्टरशायर में शामिल होने में मदद करी 1964 में, और उसके अगले ही साल इन्होंने वॉर्सेस्टरशायर के लिए 1691 रन बनाए एक सीज़न में, जिसमें 6 शतक शामिल थे और अपनी टीम को काउंटी चैंपियनशिप जिताने में मदद करी। अब इसके बाद 35 साल की उम्र में, अभी तक हम जो इस कहानी का असल मुद्दा है वहाँ तक पहुँचे भी नहीं है, अब धीरे धीरे उस मुद्दे पर हम आएंगे कि 35 साल की उम्र में उनका टेस्ट डेब्यू हुआ 1966 में लॉर्ड्स में। अब ज़रा सोचिए कि जिस इंसान को दक्षिण अफ्रीका में ढंग के क्रिकेट ग्राउंड के आसपास भी जाने नहीं दिया जाता था, उसने अपना टेस्ट क्रिकेट का पदार्पण क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स पर किया। हालांकि वो अपनी पहली पारी में 27 रन पर रन आउट हो गए थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने 2 विकेट भी लिए और इसके बाद अगली 3 पारियों में वेस्ट इंडीज़ के बेहतरीन गेंदबाजों के खिलाफ 76, 54 और 88 रन की पारी खेली। और इनमें से 88 रन वाली पारी तो तब खेली थी जब इंग्लैंड ने केवल 49 रन पर 4 विकेट और 83 रन पर 6 विकेट खो दिए थे। और इस पारी में उन्होंने उस समय 4 छक्के लगाए थे, जो काफ़ी बड़ी बात होती थी। इसकी अगली श्रृंखला में उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक भारत के खिलाफ बनाया, जो उनका 5वां टेस्ट था। और इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट श्रृंखला और खेली और पहली 3 टेस्ट श्रृंखला के बाद बेसिल डोलिवेरा, जिन्होंने 35 साल की उम्र में टेस्ट मैच खेलना शुरू किया था, और वो भी एक मध्य क्रम के बल्लेबाज के रूप में जो आमतौर पर नंबर 6 या नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते थे और साथ ही साथ उपयोगी मध्यम गति की गेंदबाजी करते थे। तो इन पहली 3 टेस्ट श्रृंखलाओं के बाद उनके बल्लेबाजी की औसत 52 की थी। तो आप सोच सकते हैं कि अगर उन्हें अपने करियर के प्राइम में टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिलता तो वो क्या हासिल कर सकते थे। इसके बाद उन्होंने वेस्ट इंडीज़ का दौरा किया और यहाँ इंग्लैंड जाने के बाद एक जो बुरी आदत उन्हें लग चुकी थी नशे की, उसका हमें थोड़ा बुरा असर देखने को मिला। कैरेबियन शामों की मस्ती भरी पार्टियों ने ना कुछ ज़्यादा ही आनंदित कर दिया और इस दौरे की 8 पारी में उन्होंने केवल 1 शतक बनाया। फिर भी डोलिवेरा को जो इसके बाद एशियंस होने वाली थी उसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया गया, जहाँ उन्होंने 87 रन की नाबाद पारी खेली और इस मैच में इंग्लैंड के बाकी सारे बल्लेबाज असफल रहे थे और ये इकलौता अर्धशतक था इंग्लैंड की तरफ से। लेकिन इंग्लैंड की टीम हार गई और इसके बाद जो काउंटी मैचेस हुए उसमें डोलिवेरा का फॉर्म थोड़ा सा ख़राब हो गया और इसने एमसीसी के कई अधिकारियों को, जो दक्षिण अफ्रीकी शासन के समर्थक थे, जो नहीं चाहते थे कि श्वेत खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले, उन्हें टीम से बाहर रखने का मौका दे दिया। अब इसके साथ ही साथ बैकग्राउंड में एक कहानी चल रही थी कि मार्च 1968 में जो दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री थे जॉन वॉस्टर, उन्होंने एमसीसी के पूर्व अध्यक्ष लॉर्ड कॉबम को ये साफ कह दिया था कि अगर डोलिवेरा इंग्लैंड की टीम में हैं तो थोड़े समय बाद जो इंग्लैंड का दक्षिण अफ्रीका का दौरा होना था वो संभव नहीं होगा। अब जो पूरी हमारी कहानी है इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमेगी। तो दूसरा टेस्ट जो लॉर्ड्स में खेला जाना था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें डोलिवेरा को नहीं चुना गया, उन्हें 12वां खिलाड़ी बनाया गया। ये कह दिया गया कि इंग्लैंड को एक तेज गेंदबाज की ज़रूरत है, लेकिन जो असली खेल था वो मैदान के बाहर चल रहा था। इस लॉर्ड्स टेस्ट के एक दिन पहले डिनर में एमसीसी के एक सचिव थे बिली ग्रिफिथ, उन्होंने डोलिवेरा से संपर्क किया और एक बेहद ही अजीबोगरीब सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि वो खुद को दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलने के लिए योग्य घोषित कर दें और इस विवाद को यहीं ख़त्म कर दें। अब आप सोचिए कि ये कितना अजीबोगरीब सुझाव था कि जिस देश ने एक खिलाड़ी को रंगभेद के चलते अपनी धरती पर ढंग से खेलने की अनुमति नहीं दी थी, उससे ये उम्मीद करना कि वो उस देश के लिए अपनी राष्ट्रीय टीम में शामिल करने की बात करे, एक बिल्कुल मजाक से कम नहीं था। और डोलिवेरा ने इस प्रस्ताव को सख्ती से ठुकरा दिया। उन्हें तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए गए और कई लुभावने प्रस्ताव दिए गए,
टीनी ओस्टहुइजन जो एक तंबाकू कंपनी के निदेशक थे और उनका दक्षिण अफ्रीका से भी नाता था, उन्होंने उन्हें एक महंगे कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश करी, बशर्ते वह दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाने से इनकार करते। और इस प्रस्ताव के तहत उन्हें लगभग सालाना 4000 पाउंड दिए जाने की बात की गई थी, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी बड़ी रकम थी। लेकिन हर बार डी ओलिवेरा ने इन सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। इसी बीच एशियन सीरीज़ का चौथा मैच खेला जा चुका था और डी ओलिवेरा को पहले टेस्ट के बाद मौका नहीं मिला था। लेकिन यहाँ किस्मत ने एक बार उनका साथ दिया और जो इंग्लैंड के खिलाड़ी थे रोजर ब्राइडॉक्स, उनको छाती का संक्रमण हो गया, जिससे उन्हें 5वें टेस्ट से बाहर होना पड़ा और डी ओलिवेरा को लास्ट ओवल टेस्ट में उनकी जगह टीम में शामिल किया गया। अब यह अवसर उनके लिए बिल्कुल करो या मरो वाली स्थिति थी, जिसमें उन्हें अपनी प्रतिभा और संघर्ष दोनों को साबित करना था। अब इस टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड श्रृंखला में 1-0 से पीछे था और जब डी ओलिवेरा बैटिंग करने आए तो 31 रन के स्कोर पर किस्मत ने एक बार फिर उनका साथ दिया। उनका बेहद आसान कैच ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर, जो अपनी विकेट कीपिंग के लिए जाने जाते थे, बैरी जर्मन, उन्होंने आसान सा कैच उनका छोड़ दिया और इसका पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर का दूसरा शतक बनाया। अब इस पूरी पारी के दौरान, ये पारी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पारी मानी जाती है, क्योंकि इस पूरी पारी के दौरान इवन जो मैच के अंपायर थे चार्ल्स एलियट, वो भी खेल और राजनीति की जटिल दुनिया में उठने वाली हलचल को महसूस कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि जब डी ओलिवेरा ने अपना शतक पूरा किया तो उन्होंने कहा था कि वेल प्लेड, यू आर गोइंग टू कॉज सम प्रॉब्लम्स, कि आप अच्छी बैटिंग तो कर रहे हैं लेकिन आप बहुत बड़ी समस्या देने जा रहे हैं लोगों को। तो ये जो उनका शतक था, ये सिर्फ उनकी बल्लेबाजी का प्रदर्शन नहीं था, ये उनकी सहन शक्ति और उत्कृष्टता और किस्मत का अद्भुत मिश्रण था। उन्होंने न केवल ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का सामना किया, बल्कि छिपे हुए शक्तिशाली राजनीतिक आंदोलनों का भी मुकाबला किया, जो लगातार उन्हें क्रिकेट से दूर रखने की और दबाने की साजिश कर रहे थे। इस पारी में उन्होंने 158 रन बनाए, जो उनके टेस्ट कैरियर का सर्वाधिक स्कोर भी रहा। और इस टेस्ट मैच के अंतिम दिन नाटकीय रूप में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट भी लिया, जिससे इंग्लैंड को टेस्ट मैच जीतने और श्रृंखला बराबर करने में सहायता मिली। तो मेरे हिसाब से तो शायद ही किसी क्रिकेटर का राजनीति के क्षेत्र में इतना प्रभाव रहा होगा जितना डी ओलिवेरा की इस पारी का रहा। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस पारी ने विश्व क्रिकेट को हमेशा के लिए बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब खेल के मैदान के बाहर इस पारी ने बिल्कुल राजनीतिक हलचल मचा दी। दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री जॉन वॉस्टर लगातार डी ओलिवेरा के प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए थे। अब आप खुद सोचिए कि कोई प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में क्रिकेट मैच पर लगातार नजर बनाए हुए है, और इस टेस्ट मैच के दौरान ही जो सरे काउंटी क्रिकेट के सचिव थे जॉर्ज हावर्ड, उनको फिर उन्हीं टीनी ओस्टहुइजन का फ़ोन आया, जिन्होंने पहले डी ओलिवेरा को कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश करी थी, और उन्होंने कहा कि यदि इन्हें टीम में शामिल किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका के लिए, तो वो दौरा रद्द कर दिया जाएगा। अब मैच के एक दिन बाद अंततः दक्षिण अफ्रीका के लिए इंग्लैंड के 16 खिलाड़ियों की टीम की घोषणा की गई और उसमें डी ओलिवेरा का नाम नहीं था। एमसीसी राजनीतिक दबाव के सामने झुक चुकी थी, लेकिन डी ओलिवेरा का चयन न होने पर जो सारे प्रशंसक थे इंग्लैंड में, उनमें आक्रोश फैल गया। संसद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए और एमसीसी में कई अधिकारी इस्तीफे तक देने लग गए। डी ओलिवेरा खुद सदमे में थे और जो उनके लंबे समय के दोस्त टॉम ग्रेवनी थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर डी ओलिवेरा इस टूर पर नहीं जाते तो मैं भी नहीं जाऊँगा। अब यहाँ एक बार फिर किस्मत ने उनका साथ दिया और एक मॉरिशस के तेज गेंदबाज थे टॉम कार्टराइट, काफ़ी अच्छे गेंदबाज थे जो इस दौरे के लिए चुने गए थे, वो कंधे की चोट के कारण बाहर हो गया। अब एमसीसी और ज़्यादा राजनीतिक दबाव नहीं सह सकता था। 16 सितंबर को डी ओलिवेरा को कार्टराइट के विकल्प के रूप में दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए चुना गया। इसके अगले ही दिन दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री वॉस्टर ने जवाब दिया कि हम एक ऐसी टीम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जो उन लोगों द्वारा हमारे ऊपर थोप दी गई है, जिनका हित खेल में नहीं है बल्कि कुछ राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिन्हें वे छिपाने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। एमसीसी की टीम नहीं है बल्कि एंटी अपार्थाइड आंदोलन की टीम है। पूरा विश्व वॉस्टर की निंदा में जुट गया, लेकिन वॉस्टर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि उनके देश के मीडिया ने उनको चेतावनी भी दी कि इस घटना से हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका का अलगाव भी हो जाए, लेकिन वो अपनी स्थिति नहीं हटे। अब प्रधानमंत्री के इस जवाब के एक हफ्ते बाद ही एमसीसी ने लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और दौरा रद्द कर दिया। अब ये घटना बटरफ्लाई इफेक्ट का एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि इसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और राजनीति में भूचाल ला दिया और 1970 में दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर कर दिया गया अगले 2 दशकों के लिए। यहाँ मैं इस बात का ध्यान दिला दूँ, उस समय की जो दक्षिण अफ्रीका की टीम थी वो क्रिकेट इतिहास के सर्वकालिक महान टीमों में से एक मानी जा सकती थी। उस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 श्रृंखलाओं में 8 टेस्ट मैच खेले थे और उसमें 7 जीते थे। अगर दक्षिण अफ्रीका पर प्रतिबंध नहीं लगता, शायद ही किसी एक टेस्ट टीम में इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी एक साथ मौजूद थे, चाहे वो पोलाक बंधु हो, बैरी रिचर्ड्स हो, माइक प्रॉक्टर, एडी वार्लो, एटल गुडार्ड या बहुत सारे खिलाड़ी। यहाँ किस्मत का खेल देखिए कि जिस एक खिलाड़ी को इस दौरे से रोकने के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री से लेकर सारी राजनीतिक ताकतों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उस बेसिल डी ओलिवेरा ने तो टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम एक भी टेस्ट मैच नहीं खेल पाई अगले 20 सालों तक।
डी ओलिवेरा खेलते रहे और उन्होंने 40 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 40 से ज़्यादा के औसत से लगभग 2500 रन बनाए, 2484 रन, जो कि नंबर 6 नंबर 7 के बल्लेबाज के लिए काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। इसके साथ इन्होंने 39.5 के औसत से 47 विकेट लिए, और यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि ये विकेट उन्होंने सिर्फ 1.95 की इकॉनमी से लिए। अब ये आंकड़े और भी ज़्यादा प्रभावशाली लगते हैं अगर हम इस बात को मद्देनजर रखें कि इस खिलाड़ी ने 35 साल की उम्र के बाद डेब्यू किया और 40 साल तक खेलते रहे। अब यहाँ उनकी गेंदबाजी के योगदान के लिए मैं ये बात ध्यान दिला दूँ कि आपको शायद वो इतने उपयोगी गेंदबाज ना लगे आंकड़ों से, लेकिन वो 5वें नंबर के गेंदबाज के तौर पर बेहद ही कारगर थे। उन्होंने औसतन हर टेस्ट में लगभग 22 ओवर डाले थे। अगर हम इसे इंग्लैंड के मौजूदा कप्तान बेन स्टोक्स से तुलना करें तो स्टोक्स ने अपने टेस्ट कैरियर में औसतन हर टेस्ट में 19 ओवर डाले हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अगर देखें हम तो उन्होंने लगभग 20,000 रन बनाए, 19,490 रन, और यहाँ पे भी 40 से ज़्यादा की औसत थी, और 551 विकेट लिए जो सिर्फ 27 के औसत से लिए। तो ये आंकड़े उन्हें एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी साबित करते हैं। इवन जो उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट खेले, और वनडे क्रिकेट तो ज़्यादा नहीं खेल पाए क्योंकि वनडे क्रिकेट उनके करियर के बाद आया सही तरीके से, लेकिन लिस्ट ए क्रिकेट मैचेस भी खेले, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया उसमें भी, और ज़्यादातर समय वो वॉर्सेस्टरशायर के लिए खेले, और उनका क्रिकेट करियर देर से शुरुआत हुआ था, जिसकी भरपाई उन्होंने 48 साल की उम्र तक खेलते हुए की। इसके काफ़ी सालों बाद जब डी ओलिवेरा की मुलाकात नेल्सन मंडेला से हुई, जो खुद बहुत बड़े क्रिकेट प्रशंसक थे, तो मंडेला ने भी रंगभेद की लड़ाई में उनका योगदान स्वीकार किया और कहा कि अगर डी ओलिवेरा ना होते तो 20वीं सदी का ये सबसे क्रूर शासन और रंगभेद इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता था। आज भी इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट श्रृंखला खेली जाती है, वो बेसिल डी ओलिवेरा के नाम पर ही खेली जाती है, और उनका करियर न केवल क्रिकेट में उनका योगदान के लिए याद किया जाता है, बल्कि उन्होंने रंगभेद और अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई से खेल की सीमाओं को जो लांघा, उसके लिए भी याद किया जाता है। यह संघर्ष ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और यह साबित किया कि सही मायनों में खेल किसी भी प्रकार की राजनीति से परे है, और अगर आप अपने सपनों पर यकीन करते हैं, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती।